हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभु है और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मैं म्यूचुअल फंड का रिव्यू करूँगा, जो खासकर जो टॉप परफॉर्मिंग फंड हैं, जैसे चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरीज़ का है या स्मॉल कैप कैटेगरीज़ में है या मल्टी कैप कैटेगरीज़ में है, जिस किसी भी कैटेगरीज़ में है उसका मैं फ़ंड का रिव्यू करूँगा। क्योंकि आज हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती हैं आपको ये होती हैं कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कौन सा फ़ंड चूज करूँ, ये नहीं पता होता। लार्ज कैप के बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे कि एचडीएफसी ले लीजिए या फिर आदित्य बिरला का ले लीजिए या ऐसे प्रूडेंशियल का ले लीजिए, एसबीआई का ले लीजिए। हर कंपनी के अपने अपने फंड्स हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरीज में आता है। अब ऐसे केस में जब लार्ज कैप और मेरे लिए तो दोनों नाम अच्छा है, एचडीएफसी भी बहुत अच्छा है, एक्सिस भी बहुत अच्छा है और आईसीआईसीआई भी बहुत अच्छा है, एचडीएफसी। तो अगर ऐसे में मुझे चूज करना पड़े कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे इस के बारे में पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है कि ये फ़ंड कब स्टार्ट हुआ था, किस टाइम में इसने कितना परफॉर्मेंस किया, इसके एक्सपेंसेस रेशियो कैसे है, इन्होंने रिटर्न्स किस इंटरवल में कैसे दिया है। तो दोस्तों हम चलते हैं, आपको एक एक फंड का रिव्यू करेंगे। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है, खासकर मैं एचडीएफसी टॉप 100 के बारे में रिव्यू कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एचडीएफसी टॉप 100 फर्म्स फंड ने, इवन अभी जब मार्केट बहुत ही ख़राब है, हम जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस टाइम पे मार्केट ख़राब है। सब कोई जानते हैं कि अभी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में कोरोना चल रहा है, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स है। हर देश अपनी की जो इकोनॉमी है वो खतरे में है। बट ऐसे सिचुएशन होने के बावजूद, जहाँ पे कि वर्ल्ड का इम्पैक्ट है, उसके बावजूद अगर मैं आज तक की परफॉर्मेंस देखूं तो मैं ये रिव्यू करना चाहूँगा इस आज तक के डेट के बेसिस पे कि क्या एचडीएफसी ने, जो आज से 15 साल पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था या 20 साल इन्वेस्टमेंट किया था पहले, क्या वो माइनस में रिटर्न्स दे रहा है इस टाइम पे या वो प्लस में है, और अगर प्लस में है तो वो कितना प्लस में। क्योंकि हमारे लिए कॉन्फिडेंस होगा कि ये तो एक ऐसा टाइम है, सबसे बुरा वक्त है जो कि शायद बहुत ही कम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा हो। तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है ऐसे। बट ऐसे केस में मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा टूट गई है, नीचे आ गई है। तो ऐसे केस में भी अगर मेरा कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस मार्केट सिचुएशंस में यहाँ तक आने के बाद, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे किस टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा और ज़्यादा बहुत ज्ञान की बातें नहीं करता, फिर मैं आपको फैक्ट दिखाता हूँ। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ चुका हूं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं और इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं एच डी एफ सी टॉप 100 ग्रोथ फंड्स का रिव्यू करेंगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग बेसिकली रिटर्न्स का चेक करेंगे कि किस पीरियड में इसने क्या रिटर्न्स दिया है। तो जैसे कि अगर आप मैं देखना चाहता हूँ 1 वीक 1 मंथ्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है रिटर्न चेक करने का, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन से है और उसका वजह से इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा असर प्रभाव पड़ा है। तो बट ऑब्वियसली एचडीएफसी के फंड पे भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ इसका रिटर्न्स एक साल का, कि एक साल में इसका रिटर्न्स कैसे आया हुआ है। आप जानते हैं कि इक्विटी का इन्वेस्टमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, यह हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए कहा जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और एचडीएफसी टॉप 100 एक लार्ज कैप फंड्स है जिसका रिटर्न्स मैं चेक करता हूं कि एक साल में इसने कितना रिटर्न्स दिया है। तो आप देखते हैं कि मेरे कंप्यूटर्स में एक साल का है, जिसमें कि मैं आपको ले चलता हूं। आप ये देखें कि रिटर्न्स का एब्सोल्यूट रिटर्न्स, और ये देख रहे हैं ई जो है यहाँ पे लिखा हुआ ई है, इसमें आप देखेंगे -26.77%। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आज से 12 महीने पहले अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और मंथली मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो उसकी जो वैल्यू आई, वो जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसका कंपाउंडिंग करके अगर मैंने देखा तो 26% मेरी वैल्यू कम हो गई है। तो अगर आप देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ये हमेशा ही माइनस हुआ है रिटर्न्स में। इवन मैं 2 साल में जाता हूँ तो भी मुझे इसका जो निराशाजनक ही आंसर मिलेगा 9.36% है। अगर मैं 2 साल के बदले में 3 साल में जाता हूँ, आप ये चेक कर सकते हैं कि ये 3 साल का रिटर्न तो -3.51% का है। अगर मैं 4 साल में जाता हूँ, सॉरी 3 साल के बाद मैंने 5 साल का फिगर लिया हुआ है, तो 5 साल में देखेंगे रिटर्न्स का तो है 1.67% का। अब आप देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट हमारा है, जो पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है इसमें 5 साल के बाद पॉजिटिव दिखा है। अब इसका सिंपल सा मतलब है, इकोनॉमी पे इतना बड़ा इसका बुरा इफेक्ट पड़ा है कोरोना का, कि आप समझ सकते हैं कि 5 साल में जब तक जो ग्रोथ आई सबको इरोड हो चुका है, सबको वो बराबर कर चुका है। मतलब जो भी प्रॉफिट थी पिछले 5 साल तक की, वो नॉर्मल बराबर हो चुकी है अब। तो इस टाइम पे जो आपका रिटर्न्स दिख रहा है, वो जो पॉजिटिव रिटर्न दिखना शुरू करेगा वो 5 साल के बाद का रिटर्न्स दिखना शुरू कर रहा है। तो 5 साल में रिटर्न्स देखा आपने 1% के आसपास का। अगर यही रिटर्न्स मैं 10 साल में देखूंगी, अगर मैंने 10 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया था इस फंड के अंदर में, तो मेरी वैल्यू क्या है। तो 10 साल में अगर आप देखेंगे तो आप देखें 10 साल के अंदर में 10,000 रुपया अगर आपने आज से 10 साल पहले किया था, मतलब 23 अप्रैल 2010 में
ये NAV 23 अप्रैल का है। तो 23 अप्रैल 2010 में NAV किया था अगर आपने, तो ये 26 अप्रैल तक का लेटेस्ट NAV मैंने लिया हुआ है। तो 26 अप्रैल का 2020 में जो आपकी फंड वैल्यू थी, वो मार्केट क्रैश होने के बाद ये फंड वैल्यू थी आपकी 19,587 रुपये का। अगर मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ कि कितना परसेंट रिटर्न्स है, एनुअलाइज कंपाउंडिंग रिटर्न्स करूंगा, मैं इसको कंपाउंडिंग निकालूंगा एनुअलाइज में, तो आप ये देखेंगे इसका है 6.97%, ऑलमोस्ट 7% के आसपास रिटर्न्स है। ये 7% रिटर्न्स बिल्कुल ही अच्छा रिटर्न्स नहीं माना जाता, बिल्कुल ही अच्छा रिटर्न्स नहीं है 7% का, खासकर इक्विटी में तो बिल्कुल ही नहीं है। नॉर्मली ये होना चाहिए 12 से 14% का, 15% का रिटर्न्स होना चाहिए, और ये था भी, होता भी है, ऐसे फंड्स में रिटर्न्स आते भी हैं 12-14% का 10 साल के होरिजिन में। अब बट इस टाइम पे कहना मुश्किल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि क्यों इस टाइम पे मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। अब मैं चाहता हूं कि इंसेप्शन, जब से ये स्टार्ट हुआ, मतलब ये जब से स्टार्ट हुआ, ये 11 अक्टूबर 96 में स्टार्ट हुआ था, तो आज से, उस टाइम से लेके आज तक का ये रिटर्न्स कैसे आया, इसने कितना दिया। मैंने फिगर लिया है, बेस फिगर लिया है 10,000 रुपये का, कि 10,000 आज से किसी ने इस टाइम पे, मतलब 11 अक्टूबर 96 में इन्वेस्टमेंट किया था, तो आज उसकी वैल्यू है 36,500, सॉरी ये आप देख सकते हैं अक्टूबर को, इसका है 3,65,883 रुपये। जी हाँ, तो आप ये देख सकते हैं इसकी फ़ंड जो वैल्यू है 3 लाख बढ़ चुकी है उसकी। ये लेटेस्ट वैल्यू, हाँ जी, इसका जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 3,65,843 रुपये। तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा रिटर्न्स है कि 10,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसका 3 लाख रुपये का वैल्यू आपका 10 है, ठीक है। अगर मैं इसकी रिटर्न्स की बात करूँ, ये रिटर्न्स कितना आया, कंपाउंड रिटर्न कितना है, 16.51%। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ग्रोथ स्टोरी बनती है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने 15 साल से ऊपर, 20 साल का ऊपर है, ये तो खैर 20 साल से ऊपर भी है, 26 साल के आसपास हो गया, तो रिटर्न्स आपको 16% भी दिख रहा है, आज भी दिख रहा है, क्योंकि चाहे मार्केट चाहे कितना भी क्रैश हो चुका है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको, ये मैं दिखाया कि एक साथ में लमसम ने किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, मैं आपको ले चलूँगा मंथली बेसिस पे कि मंथली में गुने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया और उसका किस तरह से NAV पे उसका इफेक्ट पड़ा और क्या रिटर्न्स आया हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल जो दिखाने वाला हूँ वो दिखाता हूँ कि ये जो पैसा आपसे लिया, ये पैसा लगा कहाँ पे, कौन कौन से स्टॉक्स में लगाया, कितने तरह के स्टॉक्स में लगाए गए पैसा। तो दोस्तों ये जो HDFC टॉप 100 फंड्स है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है 54 स्टॉक्स में इसने लगाया है। कितने स्टॉक्स में? 54 स्टॉक्स में इसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब लेकिन मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूं कि जो 54 स्टॉक्स है, सबका तो मैं नहीं दिखा रहा आपको, लेकिन इसमें से कुछ टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं जो जहां पे कि होल्डिंग ज़्यादा है, कंपनी का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, उसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां पे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। टॉप होल्डिंग 10 होल्डिंग कौन है। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिखाता हूं कि इसका इक्विटी, जो लार्ज कैप फंड है HDFC का, इसका इक्विटी एक्सपोजर कितना है। तो दोस्तों इसका इक्विटी एक्सपोजर 99.20% है। मतलब इसमें जो आप कह सकते हैं एक तरीके से कि 100% इक्विटी फंड्स है। इसका बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जो इक्विटी के नाम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसका पैसा इक्विटी में 17% 80% लगा हुआ होता है और बाकी पैसा किस दूसरे फंड में लगा होता है। यहाँ पे देखेंगे तो आप इक्विटी फंड है, 99.20% का इक्विटी फंड्स है, और इसमें 83.79%, आप ये देख रहे होंगे 83.79% जो लगा हुआ है इसमें लार्ज कैप फंड में लगा हुआ है, मिड कैप फंड में भी लगा हुआ इसका इन्वेस्टमेंट है, और वो है 7.87%, और बाकी अदर्स में है। जो इसका टर्न अराउंड आप देखेंगे, टर्न ओवर रेशियो है, दैट इज 18%। ये 18% रेशियो जो है वो ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ टर्न अराउंड का कि जो फंड मैनेजर ने डिसाइड किया पैसा जिस भी स्टॉक में लगाने का, उसमें वो इन्वेस्टेड रहे। ये नहीं कि उसमें पैसा लगाया और उसको साल भर के अंदर ही चेंज कर दिया। तो उसमें अगर आप देखेंगे साल भर का ये रेशियो होता है कितना चेंजेज किया है, तो देखेंगे 18% का वो जो रेशियो है वो है। अगर इसका फंड साइज की आप बात करेंगे तो ये है 12956 करोड़ का, ये करोड़ में वैल्यू है, तो है 12956 करोड़ का ये फंड साइज। अच्छा खासा फंड है ये, इसमें लगा हुआ है, जो कि बहुत पुराना भी है। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ उसकी टॉप होल्डिंग कौन है। इसमें सेक्टर अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टेड है, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो कौन सा है। अब ये देखते हैं कि दोस्त की ICICI बैंक, एक बैंकिंग सेक्टर का फंड है जिसमें इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और इसमें इसका परसेंटेज देखेंगे, होल्डिंग देखेंगे अगर इसका, तो ये है 7.69%। जो टोटल वैल्यू है आपने जो देखा था ऊपर फिगर देखा था इसका, उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें से 7.69% का पोर्टफोलियो एक्सपोजर इसका ICICI बैंक में है। इसी तरीके से दूसरा इसका फंड जो टॉप 10 में आता है वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये अलग सेक्टर में है, रिफाइनरीज में है, मार्केटिंग में है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसका एक्सपोजर है
7.60% का। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे 7.60% का इनका एक्सपोजर इसमें है, अपना इंडस्ट्रीज में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर में है। ऐसे ही हम चले तो इसका थर्ड होल्डिंग अगर हम बात करें टॉप के, इन्फोसिस लिमिटेड है, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनीज है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी है। और यहाँ पे इनका एक्सपोजर देखेंगे तो एचडीएफसी टॉप 100 का जो एक्सपोजर है वह 7.58%। अगेन इसका अगर हम चाहते हैं फोर्थ में एचडीएफसी बैंक आता है, जिसमें इसका बैंकिंग सेक्टर अगेन है ये, जहाँ पे इसका एक्सपोजर है 6.59% का। जो फिफ्थ इसका है एक्सपोजर आईटीसी लिमिटेड में है, जो सिगरेट बनाती है। यहाँ पे इनका पैसा लगा हुआ है 6.57%। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट है, सिगरेट इसमें लगा हुआ है, मतलब सेक्टर अलग है, बेसिकली सेक्टर का एक्सपोजर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से डाइवर्सिफाई किया हुआ है इसने फंड को। फिर आईटीसी के बाद हम जाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा लगा हुआ है इनका। ये 6 इनकी कंपनी है, जहाँ पे मतलब लार्ज होल्डिंग कंपनी, जहाँ पे 6.24% का इनका एक्सपोजर है इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एक गवर्नमेंट की कंपनी है। लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड में देखेंगे तो यहाँ पे इनका एक्सपोजर इंजीनियरिंग का कंपनी है, इंजीनियरिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जहाँ पे एचडीएफसी टॉप 100 का एक्सपोजर है 5.47%। इस तरीके से देखेंगे तो इसका एक्सपोजर आपका हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में भी है थोड़ा सा अमाउंट, और ये है 5% के राउंड अबाउट। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो इसमें पावर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको एनटीपीसी हम बोलते हैं, यहाँ पे भी इसका एक्सपोजर है 3.85%। इसी तरीके से देखेंगे तो ये कोल इंडिया में इनका एक्सपोजर है। अगेन इनका जो कोल इंडिया में अगर आप देखेंगे, ये मिनरल्स से रिलेटेड कंपनी है। आपको पता ही है कि कोल इंडिया कोयला बनाती है, अलग मिनिस्ट्री है, कोल मिनिस्ट्री अलग मिनिस्ट्री है, और इसमें इसका एक्सपोजर है 3.69%। दोस्तों आपने देखा कि टॉप 10 होल्डिंग कंपनी में इन्होंने अलग अलग सेक्टर में पैसा लगा रखे हैं। ऑल दो इनका 54 कंपनीज है जहाँ पे कि स्टॉक्स हैं, जहाँ पे कि पैसा इनका लगा हुआ है, बट मैं यहाँ पे 10 टॉप जो होल्डिंग है उसके बारे में दिखाया। दोस्तों अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जहाँ इनका परफॉर्मेंस, अब चूंकि इन कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, इनका साल भर में बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड भी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए थे साल भर पहले सारे के सारे इन्होंने चेंज कर दूसरे कंपनी में लगा दिए। तो मैं इनका दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने 20 साल में जो इन्वेस्टेड रहे हैं उसका रिटर्न किस तरीके से आया है। तो ये दिखाना चाहता हूँ कि आज से 20 साल पहले का मैं एक फिगर ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने अप्रैल का 10 तारीख का डेट लिया है 2000 ईस्वी का, और अभी 2020 चल रहा है, तो ये तो ऑलमोस्ट 20 साल हो गया। तो ये अप्रैल का महीना चल रहा है इस टाइम, तो अप्रैल का ही लिया मैंने। ये 10 अप्रैल का मैंने एक फिगर लिया है, लेकिन ये फिगर 10 के बदले में कभी आपको 11 और कभी 12 का भी दिखेगा। उसका वजह ये है कि समटाइम किसी महीने में ये 10 तारीख वर्किंग डे नहीं था, उसकी एनएबी अगले दिन या 2 दिन के बाद निकली थी सैटरडे की वजह से, तो उस तरीके से मैंने लिया हुआ है। तो मैं 10 अप्रैल का लेता हूँ, ये 10 अप्रैल 2004 का। ये देखेंगे तो इसका एनएबी था 20 रुपये 22 पैसे का। जी हाँ, 20 रुपये 22 रुपये का था। और इसके बाद जी दोस्तों, मैं बीच में ड्रॉप हो गया था, अभी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डिंग था वो बीच में रुक गया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं 22 रुपये का इसका एनएवी था, और इसके बाद ये लगातार कम होते चला गया था। ये आप देखेंगे फिर 16 रुपये आ गया था, ये अगले महीने की है। फिर ये 16 पैसे, 17 रुपये, 15 पैसे, ये इस तरीके से ये मार्केट में इसकी वैल्यू कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई रिटर्न्स। तो एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो कोई भी सोचेगा कि मैं 22 रुपये पर इन्वेस्टमेंट किया था और ये 11 रुपये 99 13 रुपये, ये मेरा वैल्यू कम हो रहा है और वो घबरा सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा एक इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है, जो एसआईपी में खासकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में, कि जब भी आप हर महीने अलग अलग डेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग हर महीने में उस डेट को अलग अलग एनएबी आती हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि अलग अलग एनएबी है उसमें, तो इसका क्या होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। पैसा तो आप सेम लगाते हैं, एसआईपी हर महीने डालते हैं, बट उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, और ये एवरेज होकर आपको रिटर्न्स पे इफेक्ट डालता है इसका। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर भी अगर आप ये देखें कि ये 2001 में मैं आ गया हूँ, है ना, ये 10 दिसंबर ये आ गया 10/12/2001 को, तो भी इसका रिटर्न भी देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है, एक सेकेंड दोस्त, ये 14 रुपये 49 पैसे का। तो देखने के साल भर में भी ये फंड ग्रो नहीं किया। लेकिन जैसे मैं नीचे आता हूँ, आप ये इसका देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। अभी मैं जाता हूँ 5 साल पे, मतलब 2005 पे जाऊँगा कि 2005 में इसकी एनएबी क्या थी। तो आप आ जाएंगे, आप देखेंगे कि 2005 में जाकर, अब ये देखिए दोस्त, ये 2000 दिसंबर 2004 का है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ चुकी है 48 रुपये का। तो जहाँ पे हमने 20 रुपये से स्टार्ट करा था, वहाँ पर 48 रुपये का रिटर्न्स दिखता है, वो कि 5 साल में ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा रिटर्न्स है इसका, है ना। वैसे हम अगर कैलकुलेट करें तो फिर हम इसकी, मैं जाता हूँ कि 2005 के बाद जाता हूँ मैं 2010 में, कि 10 में कितना इफेक्ट इसका पड़ा, कि 10 साल हो चुके होंगे पूरे फंड्स का, अलग अलग टाइप अलग अलग एनएबी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, आपको मैं आ गया हूँ 2000, एक सेकेंड ये आ गया, ये देखिए
मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये दिसंबर अक्टूबर दो, ये देखिए, ये इसको और मैं ले जाता हूँ, अप्रैल में ही लेके चलता हूँ मैं आपको। देखिए अप्रैल, अब 12 अप्रैल का है ये, 12 अप्रैल 2010 का है फिगर। ये 12 अप्रैल 10 का फिगर मैं देखता हूँ क्या है ये। अब देखिए 185 रुपये का जा चुका है 12 अप्रैल का। अब कहने का मतलब ये है कि जब हमने स्टार्ट करी थी 2000 में, तो ये 22 रुपये का एन था। अब वो जो एन था वो बढ़ के हो चुका है 182 रुपये, 185 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि इसका ग्रोथ कैसे हुआ। अब जो 20 रुपये 22 रुपये वाला था उसका वैल्यू तो मुझे 185 रुपये मिल गया। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ ऐसे भी एन थे जो कि मैंने 14 रुपये, 13 रुपये, 12 रुपये पे परचेज किए थे, तो उसमें ज़्यादा रिटर्न्स और भी इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स आया। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे, इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो कि आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल ही क्लोज हैं, 69, 82, 80, 78 का रिटर्न्स आया है इसका। क्योंकि ये बहुत कम टाइम, 1-2 महीने 4 महीने पहले का रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आया है। तो अगर मैं एवरेज रिटर्न्स की बात करूँगा तो ये आपको अच्छा खासा एक रिटर्न्स दिखेगा आपको इसमें। लेकिन मैं आपको चलता हूँ और भी आगे नीचे लेके चलता हूँ कि मैं 20 साल में लेके चलता हूँ कि ये 15 नहीं, 11 नहीं, मैं जाता हूँ 20 में। अभी 2020 चल रहा है तो मैं 20 में ही चलता हूँ। अगर आप देखना चाहें तो मैं 15 का भी फिगर एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 15 के अप्रैल में ही दिखा देता हूँ। 15 के अप्रैल में क्या था, जब 15 साल का पूरा हो गया, ये रहा 2015 का अप्रैल, है ना। और इस बीच में इसकी एन थी कितनी, 354 रुपये का। आप देख सकते हैं 354 रुपये का इसकी एन हो चुकी थी। अब मैंने स्टार्ट किया था, जो एन स्टार्ट किया था वो 20 रुपये 22 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और 354 रुपये पर पहुंच गई थी। अब मैं और चलता हूं और इसे चलता हूं 2020 में लेके चलता हूं मैं आपको, कि देखते हैं 2020 में ये एन कहां पे पहुंच गई है। और इस तरह से रिटर्न्स हम देखते हैं कि हमारा रिटर्न्स क्या रहा और कैसे रिटर्न्स। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे तो मैं आ चुका हूँ अब नीचे, ये चूँकि मैंने ये पूरा निकाला है 20 साल का। अब आप मैं चलता हूँ, ये देखिए 11, अच्छा 11 मार्च तक का लिया हुआ, कि अप्रैल का महीना चल रहा है तो मैंने 1 महीने पहले का लिया हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखेंगे इस एन है ये 411 रुपये का, ऑल दो इसे 1-2 महीने पहले ये 502 रुपये का हो चुका था। तो आप देख सकते हैं इसकी जर्नी कैसे है, किस तरीके से हर महीने अलग अलग, जैसे कि आपने देखा होगा अभी मेरे स्क्रीन में, मैं एक बार थोड़ा सा और स्पीड में आपको लेकर चलता हूँ। देखिए आप ये हर महीने के अलग अलग एन रेट पर दिख रहे होंगे, ये परचेज हुई है एन। और इस तरीके से इसका ये SIP वर्क करता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर डेट को और हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको होता है लॉन्ग टर्म्स में, कि ये जब एन कम होती है किसी महीने किसी में ज़्यादा होती हैं तो एवरेज आउट होकर वो आपको रिटर्न्स पे इफेक्ट करता है। अब मैं देखने वाली बात ये है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करे, ये अच्छा, मैं एक कैलकुलेशंस पे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट करा 5,000 रुपये महीने का और 20 साल तक करा, तो बताओ ऐसा कि 5,000 रुपये महीने के हिसाब से अगर मैंने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया तो मैंने 12 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो 12×5 60,000 रुपया महीने का हो गया, साल का हो गया। और 20 साल में किया मैंने तो ये 12 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों कि हमने देखो अब कैसे हमने इसका रिटर्न्स निकाला है। अब इन्होंने 12 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट ही है, जिसमें कि मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का है। और नंबर ऑफ मंथ जो हो चुका है, ये एग्जैक्ट फिगर है, ये एक्चुअल फिगर है, ये कोई कैलकुलेटेड ऐसे फिगर नहीं है कि आप एक्सेल पे कर लिया, ये एग्जैक्ट एनएवी के बेस पे ये फिगर आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मंथ्स हो गया 240 महीने। आप देखते हैं 240 महीने में जो आपकी फंड की वैल्यू है, जो आपने अगर 20 साल तक इन्वेस्टेड रहे हैं इस तरीके से, तो वह है 70 लाख रुपये, 70,12,850 रुपये। जी हाँ, 70,12,850 रुपये। सुनने में अच्छा लगता है कि 5,000 रुपये मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और ये ऑल दो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि अभी जो ये एनएवी देख रहे हैं आप, ये जो फिगर देखा आपने, वो देखा 411 रुपये के एनएवी के बेसिस पे देखा है आपने। जो लास्ट फिगर मैंने लिया 411 रुपये का, लेकिन ये 500 से प्लस का फिगर था, तो ये ऑलमोस्ट 100 रुपये इसमें कम है पर एनएवी पे। दोस्तों ये जो एग्जैक्ट फिगर था एक्चुअली, जबकि ये हाइस्ट एनएवी पे था, मार्केट जब था उस टाइम पे 511 पे था, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू थी तो वो थी आपका 1,22,00,000 रुपये। जी हाँ, 1,22,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट था आपका। इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपये की वैल्यू थी, 1,22,00,000 रुपये 20 साल के दौरान में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म्स के लिए कितना अच्छा रहता है, और ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही करना चाहिए और अच्छा रिटर्न देता है। तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि अगर आप HDFC टॉप 100 फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो इसको बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वो मार्केट में अभी दिख रहा होगा ख़राब दिख रहा है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। ये एक मोबाइल ऐप्स है, ये बहुत ही फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप्स है। आप इसको यूज करिए, मैं भी इसको यूज करता हूँ, मैं रिकमेंड भी करता हूँ। मेरे सारे इन्वेस्टमेंट इसी के ऐप्स के थ्रू हैं। तो मैंने अपने एप्लीकेशन लिंक में दिए हुए हैं, आपको उसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कोई दिक्कत आए उसको इंस्टॉल करने के बाद, उसमें रजिस्ट्रेशन करने में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं, मैं मेरे से बात भी कर सकते हैं और मैं उसमें आपको गाइड करूंगा। सिंपल है, बहुत ही ईजी है इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसकी KYC करनी होती है, जो कि ऑनलाइन KYC हो जाती है। इसमें आपको पैन कार्ड चाहिए होते हैं, आधार कार्ड चाहिए होते हैं, एक कैंसिल चेक चाहिए होते हैं, फोटोग्राफ चाहिए होते हैं और एक सिग्नेचर चाहिए होते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टली आप किसी पेपर पर करते हैं। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। वो मोबाइल्स में आप पहले से करके रेडी कर लीजिए, पैन कार्ड का
फोटो कॉपी खींच लीजिए, है ना, आधार कार्ड का फोटो कॉपी खींच के रख लीजिए, कैंसिल चेक का फोटो कॉपी खींच लीजिए। आप अच्छे से खींचिएगा फोटो कॉपी, जो कि अंधेरा ना हो, इस तरीके से मतलब दिखे, प्रॉपरली दिखे, क्योंकि स्कैन में वो ब्लैक ना आए। और इस तरीके से आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल्स में आप खींच के रखिए और इसके एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए और उसमें आप अपलोड कर दीजिए। आपका केवाईसी हो गया और साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ, आप मुझे करिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको HDFC के बारे में बताया। HDFC जो टॉप 100 फंड है उसका किस तरह से परफॉर्मेंस है और कैसे रिटर्न्स दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए इन्फॉर्मेशन, ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक तो बिल्कुल ही कीजिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है कि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे दूसरा वीडियो बनाने का मन करता है और मैं और वीडियो डालता रहूँगा। जो दूसरा मैं आपके पास में लेके आने वाला हूँ, देखिए मैं आपको बता दूँ, HDFC के पास में टोटल अगर बात करें फंड के बारे में तो 118 फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स के पास में जो कि रन कर रहा है स्कीम्स। बट मैं इसमें सारे स्कीम्स के बारे में तो नहीं, लेकिन जो टॉप कुछ फंड्स हैं इनके जो हैं उसमें दिखाऊंगा आपको, आपके पास में लेके आऊँगा। HDFC लिक्विड फंड्स है, मैं लेके आऊँगा आपके पास में, बताऊँगा, इसका रिव्यू करूँगा। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड्स ग्रोथ, ये भी लेके आऊँगा। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड्स ग्रोथ का मैं लेके आऊँगा। इसके बाद मैं लेके आऊँगा एडजस्टेड NAV वाला है एक, HDFC मिड कैप फंड्स का लेके आऊँगा, है ना, मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड्स है। HDFC इक्विटी फंड्स के बारे में लेके आऊँगा मैं आपके पास में। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपके पास में हर एक फंड्स के पास में लेके आऊँगा। HDFC ओवरनाइट फंड, HDFC हाइब्रिड फंड्स, HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड्स, और भी देखेंगे तो HDFC क्रेडिट रिस्क डेट फंड्स, बहुत सारे फंड्स हैं। मैं इन फंड्स को एक एक करके लेके आपके पास में आऊँगा। HDFC लो ड्यूरेशन फंड, जो मैं बोल रहा हूँ कि आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फंड्स हैं HDFC के पास में। 118 फंड्स चला रहे हैं, HDFC हाउस का है, बट मैं आपके पास में कुछ फंड्स लेके आऊँगा। दोस्तों जो अगला वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ वो एक्सिस ब्लू चिप का फंड लेके आ रहा हूँ आपके पास में। ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड्स है और इसका रिटर्न्स भी बहुत अच्छा है। ये 15 से 20 साल में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है। तो मैं आपके पास में एक्सिस ब्लू चिप फंड्स लेके आ रहा हूँ, अगला जो वीडियो मेरा होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय, थैंक यू।